और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि डीडीसी चुनावों के जो परिणाम आ रहे हैं, अभी जो रुझान आने शुरू हुए हैं, उसमें दिख रहा है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। हालांकि गुपकार पार्टी जो है, गुपकार गठबंधन, वो अगर एक तरीके से देखें तो नंबर्स में इस वक्त आगे है, लेकिन पार्टी के तौर पर बीजेपी इस वक्त आगे है। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी रुझानों में नजर आ रही है। बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी यहां पर उभरी है और अकेले बीजेपी की अगर बात करें तो 47 सीटों पर आगे है। और अगर यही रुझान नतीजों में कन्वर्ट होते हैं, उसमें बदलते हैं, तो समझिए बीजेपी बड़ी पार्टी होगी और ऐसे में एनसी और पीडीपी के लिए बड़ा झटका होगा। हालांकि ये विपक्षी दल जब साथ आए तो गुपकार अलायंस बना। अभी फिलहाल जो रुझान दिखा रहे हैं वो ये कि गुपकार अलायंस जो है वो आगे चल रहा है नंबरों में। लेकिन बीजेपी के लिए बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर के ये जो 370 हटने के बाद पहले चुनाव हुए, उसमें बीजेपी बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आ रही है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिफात अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद है, अनुराग ढांडा हमारे साथ मौजूद है और न्यूज रूम से अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से पहले अनुराग का रुख कर लेते हैं। अनुराग, ये बड़ी उपलब्धि बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर, अगर वो बड़ी पार्टी के तौर पर वहां पर उभरती है। देखिए, बिल्कुल बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि जम्मू रीजन में बेशक से बीजेपी की पैठ हो, लेकिन वैली में बीजेपी को एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन वहां पर भी एक सीट जीत करके बीजेपी ने दिखा दिया है कि उनकी पैठ अब हर जगह पर है। दूसरी तरफ अगर आप बड़ी पार्टी के तौर पर देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी, इन दोनों के बीच में पार्टी लेवल पर बहुत क्लोज फाइट होने वाली है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अच्छी खासी सीटें गुपकर अलायंस में जीत करके आ रही है और दूसरी तरफ बीजेपी अभी तक लीड कर रही है 47 सीट्स पर, सबसे आगे, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लीड कर रही है बीजेपी। अगर अदर्स को आप देखें, अदर्स को अगर एक गुट मान लिया जाए तो सबसे बड़ा गुट फिलहाल बीजेपी से भी ज्यादा सीटें 50 अदर्स जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेटली 20 डिस्ट्रिक्ट में चेयरमैन किसका बना वो मैटर करेगा। और इस खेल में कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा भारी रहने वाला है, क्योंकि ये तमाम जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो ज्यादातर इंडिपेंडेंट के साथ ये होता है कि वो जिसका गवर्नेंस होता है, जो पावर में होता है, उसके साथ जाना पसंद करते हैं ज्यादातर इंडिपेंडेंट्स। और यहां पर अगर बीजेपी को आप इंडिपेंडेंट का सहयोग मिल जाता है तो जम्मू रीजन में तो ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में साफ लीड नजर आ रही है, जहां पर बीजेपी अपने चेयरमैन बना लेगी आसानी से। लेकिन उसके अलावा जो बॉर्डर एरियाज हैं या जो वैली की तरफ के एरियाज हैं, उनमें इंडिपेंडेंट की मदद से अगर वैली में 1-2 जगह पर भी चेयरमैन बना लिया बीजेपी ने, तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और एक बड़ी पैठ होगी वैली में बीजेपी की। बिल्कुल, और जल्दी से रिफत का भी रुख कर लेते हैं, हमारे साथ बने हुए। रिफत, देखिए, और बीजेपी के लिए क्या रणनीति रही होगी और कितना बड़ा ये चुनाव रहा होगा, वो इस बात से समझा जा सकता है कि 400 कार्यक्रम और उसमें से आधे कार्यक्रम जो है वो कश्मीर में हुए और उसी का रिजल्ट है कि पहली जीत मिली श्रीनगर में। देखिए अर्पिता, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि एड़ी चोटी का जोर बीजेपी ने लगाया, हर मुमकिन कोशिश की यहाँ पे वोटरों को लुभाने की और ये कहने की कोशिश उन्होंने की कि विकास बीजेपी चाहती है, सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल, उस तरीके के जो है वादे किए गए लोगों के साथ। एक मैनिफेस्टो जारी किया बीजेपी ने यहाँ पे, उसमें भी विकास की बातें की गई थी, बिजली की बात की गई थी, सड़क की बात की गई थी, हॉस्पिटल्स की बात की गई थी। तो ऐसे में अभी फिलहाल एक जो खाता है वो बीजेपी का जरूर खुला है, एक सीट फिलहाल बीजेपी को मिली है। लेकिन जाहिर सी बात है कि गुपकार डिक्लेरेशन में एनसी है, पीडीपी है, उनकी साख्त जरूर है यहाँ पे। लेकिन अगर गुपकार डिक्लेरेशन के कैंडिडेट ज्यादा जीतेंगे तो वो ये जरूर कहेंगे कि बीजेपी कह रही थी कि पीडीपी खत्म हो गई, एनसी खत्म हो गई, पीपल्स कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, उनको लोग नहीं चाहते। तो गुपकार डिक्लेरेशन के पास कहने को कुछ रहेगा, लेकिन बीजेपी के पास भी ये कहने को रहेगा कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, अगर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे उभर के आती है। हालांकि अनुराग डांडा ने सही कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का नंबर भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छा खासा मैंडेट मिला है। ये गुपकार डिक्लेरेशन की जो 7 पार्टियां, उसमें सबसे ज्यादा सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली सीट शेयरिंग में। पीडीपी भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वो अपने नाम पे लड़े, अपने निशान पे लड़े। तो ऐसे में अब देखना होगा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन आती है। अगर दूसरी पार्टी भी आती है लेकिन गुपकार डिक्लेरेशन को ज्यादा सीट्स मिलेंगी तो वो जरूर ये कहेंगे कि 370 या 35 एक ही बात जो उन्होंने लोगों से की थी कि वापस लाने के लिए वोट दें, तो लोग उन्हें इसलिए वोट दिए। अगर बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलेंगी वो ये कहेंगे कि लोगों ने विकास के लिए वोट दिया। लेकिन बीजेपी हर सूरत में खुश होगी। एक तो बीजेपी का साफ ये कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई, लोकल लेवल पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, भारी तादाद में लोग आए
और लंबी लंबी कतारों में। देखिए, कश्मीर में लोग निकलना, वोट देना, ये एक नेशनल लेवल पे बड़ी बात होती है। वो कांग्रेस को भी ये कहेंगे कि कांग्रेस को उन्होंने पछाड़ा, जबकि 70 साल से कांग्रेस के रूट्स यहाँ पे थे, उनके कैंडिडेट्स होते थे, मेंबर पार्लियामेंट भी होते थे कांग्रेस के, कश्मीर से भी, जम्मू से ही नहीं बल्कि कश्मीर से भी। असेंबली में अच्छी खासी तादाद उनके मेंबर्स की होती थी, वो रूल कर रहे थे, यानी कि उनकी जो पार्टी है कांग्रेस अलायंस में यहाँ पे रूल कर चुकी है। तो अगर आज बीजेपी को ज्यादा सीट्स कांग्रेस से मिलती हैं, देखिए अमिताभ, ठीक है रिफत मैं आ रही हूँ। अमिताभ जी, जिस तरीके से देखिए बीजेपी ने रणनीति बनाई, अगर सिर्फ यहाँ के चुनाव तो चलिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि 370 हटने के बाद पहला ये बड़ा चुनाव हुआ, लेकिन अगर हैदराबाद नगर निगम भी देख लीजिए, यानी छोटे छोटे चुनाव को भी, नगर निगम चुनाव को भी बड़े प्लानिंग के तहत अनुराग ठाकुर तक, केंद्रीय मंत्री तक पहुंच जाते हैं वहां और तैयारी में जुट जाते हैं। तो इसका मतलब बीजेपी रूट में जाके समस्या का समाधान निकालकर अपनी पैठ बनाना चाहती। तो बड़ी उपलब्धि तो इस लिहाज से भी। बिल्कुल, कई ऐसे जिले हैं जहां आज भी आतंक, जहां गांव में आज भी आतंक का साया छाया रहता है। तो बीजेपी की तो कोशिश ही यही है कि लोगों के अंदर से डर कमे। बीजेपी की का पूरा ध्यान था कि लोग, जनता बाहर स्वतः निकल कर आए और जो पहली लाइन ऑफ लीडरशिप जो आज़ादी के बाद से अब तक चल रही थी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही हो, चाहे पीडीपी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, सबकी सब डिस्क्रेडिट होती जा रही हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो। बीजेपी जनता के बीच यही मैसेज लगातार दे रही थी, यही संदेश दे रही थी, ये कि तमाम लीडरशिप जो है उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ अपने लिए किया है और अपने परिवार को आगे बढ़ाया है। दूसरी बात, जो हुर्रियत की लीडरशिप थी, वो भी आपको याद होगा चुनाव के पहले अब हुर्रियत की लीडरशिप को डिस्क्रेडिट किया गया क्योंकि वो यहाँ भारत सरकार से मदद लेते थे, अपने बच्चों को विदेशों में भेजते थे और पाकिस्तान की हिमायत करते थे। तो ये तमाम लीडरशिप जो वहाँ की जनता के बीच डर बनाए रखती थी, दूसरा जो उनकी लीडरशिप दे रही थी उनको अब तक, उनको डिस्क्रेडिट करते हुए ग्रास रूट से एक नई लीडरशिप को उठाने की कोशिश हो रही है इस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव से। और अगर इजाज हुसैन अगर जीत कर आया है, ये लड़का इंजीनियर इजाज हुसैन, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा का है और इसने पश्चिम बंगाल का प्रभारी तक रहा हुआ है युवा मोर्चा का, बंगाल में भी उसने काम किया हुआ है। तो एक ब्रॉडर आउटलुक वाले युवा जो मुख्य धारा से जुड़ने को तैयार है, अगर इस तरह के लड़के बीजेपी के साथ आकर अगर जीत रहे हैं तो हो सकता है कि जनता का मन बदल रहा हो और आने वाली सर्दियों में, आने वाले वर्षों में जो भी घाव लगे हैं वहाँ की जनता को, चाहे वो आतंक के माध्यम से लगे हों, चाहे किसी और माध्यम से लगे हों, वो घाव धीरे धीरे दूर होने की शुरुआत हो सकती है क्योंकि बहुत बड़ी जीत मानी जा सकती है घाटी में अगर डीडीसी का एक भी सीट बीजेपी जीत चुकी है तो। बिल्कुल, रहिए जरा सा, जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के लिए वोटों की गिनती जारी है। रुझानों में बीजेपी को मिली बढ़त के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी का सपना पूरा होने जा रहा है। शो में पहली बार जम्मू कश्मीर की जनता को यह अवसर मिला कि डीडीसी के चुनाव में वो मतदान कर सके और प्रसन्नता की बात यह है कि न केवल मतदान किया बल्कि बढ़ चढ़कर भाग लिया। रिकॉर्ड मतदान भी हुआ, लोगों की जनभागीदारी भी हुई और निष्पक्ष चुनाव हुआ है। डराने का प्रयास किया गया, धमकाने का प्रयास किया गया, लेकिन लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये लोकतंत्र की जीत है। नरेंद्र मोदी जी का सपना जो था कि नीचे तक पंचायत के चुनाव, बीडीसी के चुनाव, डीडीसी के चुनाव हों, वो सब हुए। अनुराग, एक बड़ी उपलब्धि तो बीजेपी की ये इस लिहाज से है कि बड़ी पार्टी के तौर पर फिलहाल रुझानों में हो नजर आ रही है। यहाँ ये बड़ी उपलब्धि भी हो सकती है कि अनंतनाग में 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही थी, जो महबूबा मुफ्ती का गढ़ है। फिलहाल अपडेट क्या है? देखिए, अगर वैली की बात करें, मैं सिर्फ अनंतनाग में नहीं, क्योंकि अनंतनाग में वो शुरुआती लीड थी जो हमने शुरू में बात की थी, लेकिन अगर पूरी वैली की बात करें तो 6 से 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी बहुत क्लोज फाइट में है। और वैली में किसी भी सीट पर बीजेपी का क्लोज फाइट में होने का मतलब है या तो बीजेपी या उनके समर्थित जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं जिनको ओपनली सपोर्ट किया था बीजेपी ने, उनका अगर मुकाबला है तो उनका मुकाबले में होने का मतलब है कि बीजेपी कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल पर वहां पैठ बना रही है और वहां के लोकल लीडरशिप को बड़ा करने की कोशिश हो रही है। डीडीसी चुनाव है क्या? ये पहली बार चुनाव हो रहा है और जब डीडीसी में जब जो ये नेता चुन करके आएंगे, जो 280 लोग चुन करके आएंगे, मुझे लगता है कि अभी तक कोई यहां पर इलेक्टेड असेंबली नहीं है, तो सारी पावर्स जो हैं वो इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास आने वाली है। ये सारे लोगों का काम करवाएंगे और इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। अगर इसमें बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर के आती है और कहीं एक चेयरमैन भी अगर वैली में इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलकर के बीजेपी बना लेती है, तो उस पूरे इलाके में कोई भी काम अगर होना होगा पब्लिक का, तो वो इन्हीं
रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू होगा और इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें किस तरह का परफॉर्मेंस है। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन गई, जो हम अभी तक देख रहे हैं 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट्स में उसके काउंसिल और उसके चेयरमैन भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर वैली में भी कहीं किसी 1 या 2 सीट पर वो अपना चेयरमैन बनवाने में कामयाब रही बीजेपी, तो ग्रास रूट लेवल पर लोग जब काम करवाने के लिए आएंगे, उन नेताओं से मिलेंगे, तो एक नई लीडरशिप उभारने का एक ये तरीका है। और डीडीसी के चुनाव में आप देखिएगा कि भविष्य में जब असेंबली इलेक्शन भी यहां पर होंगे तो इनमें से ही बहुत सारे लीडर्स को मौका मिलेगा एमएलए का चुनाव लड़ने का, क्योंकि एक नई लीडरशिप, नई पौध तैयार हो रही है एक तरीके से राजनीति में, जो 280 रिप्रेजेंटेटिव तैयार हो रहे हैं। और जहां देखिए रिफात, बीजेपी के लिए ये अगर रुझान नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो एक अच्छी खबर होगी, लेकिन कांग्रेस के तौर पर, कांग्रेस एक पार्टी के तौर पर क्या अपनी जो जड़ है वो वहां खत्म होती जा रही है कांग्रेस की? देखिए, देखना होगा कि जम्मू में कांग्रेस को कितने वोट्स मिले बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी की अक्सरियत है, असेंबली में थी जो पुराने इलेक्शंस हुए 2014 में, तो उसमें बीजेपी को अच्छी खासी सीट्स मिली थी, कांग्रेस को सीट्स नहीं मिली थी। तो आज ये देखना होगा वोट शेयर जम्मू में किसका है, खासतौर से पूरे जम्मू रीजन में क्या बीजेपी का ज़्यादा है या कांग्रेस का ज़्यादा है, सीटें किसको मिली, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिली, लेकिन अगर कुछ गेन किया है कांग्रेस ने वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कश्मीर में जिस तरीके से मैंने कहा कि अगर बीजेपी एक भी सीट लेती है तो वो उनके लिए विन होगी, वो उनके लिए बड़ी जीत होगी। 2 भी लेते हैं, जितनी सीटें एक भी मिले, आप अंदाज़ा ये लगाइए कि क्योंकि अभी तक उनको ना कोई असेंबली में सीट मिली थी, ना उनको पार्लियामेंट में कोई सीट मिली थी। कांग्रेस को असेंबली में भी काफी सीट्स मिली थी कश्मीर घाटी से, और उनके मेंबर पार्लियामेंट भी थे कांग्रेस के यहाँ कश्मीर में, क्योंकि 3 सीट्स जो हैं पार्लियामेंट की वो यहाँ पे है, अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला, तो वो कांग्रेस भी जीतती आई है। तो आज अगर बीजेपी को सीट मिलती है वो उनके लिए विन है, अगर कांग्रेस हारती है तो वो उनके लिए बहुत बड़ी हार होगी। ठीक है, और इस बीच कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने क्या कहा वो सुन लेते हैं। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के नतीजे आना शुरू हो गए हैं और हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के जम्मू कश्मीर से वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज हैं। सर, बीजेपी ने अपना बड़ा इंपैक्ट बनाया है, ऐसा नतीजों से प्रतीत होते हुए दिख रहा है। मेरी नज़र में ये नतीजे जो भी आना होंगे आ जाएंगे। मेरी नज़र में ऐसा है कि बीजेपी का जो बीज है कश्मीर में नहीं उगेगा, कभी नहीं। लेकिन ये है कि बीजेपी के पास धन दौलत बेशुमार है और वो बेतहाशा यहाँ के लोगों को करप्ट बनाने की फिक्र में है, तो कुछ लोग जो लालची हैं उनकी जाल में फंस जाएंगे। लेकिन कश्मीर की जनता जो है वो बीजेपी को कभी कबूल नहीं करेगी और यही सच रहेगा कश्मीर में। सर, लेकिन उनकी ओर से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस चोरी छुपे गुपकार अलायंस, जिसको वो गुपकार गैंग कह रहे हैं, उसका साथ दे रही है। पहले तो उनके लिए शर्म की बात है, चाहे बीजेपी को कोई है उसको गैंग क्यों कहते हैं, ये तो शैतानी की बात है। बीजेपी को पसंद नहीं आता यहाँ के लोग एक साथ मिलेंगे। गुपकार में यहाँ की मेन स्ट्रीम के लोग जमा हो गए और तब से उन पर ये लानत पड़ रही है, उनको गैंग कहते हैं। बेशर्म लोग हैं ये जो गैंग कहते हैं, हालांकि मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। अमिताभ जी, एक तरफ तो बीजेपी की रणनीतियों पर हम चर्चा कर रहे हैं कि नगर निगम जैसे चुनावों में भी कितनी अच्छी रणनीति बीजेपी बना रही है और उसी का फायदा बीजेपी को देखिए मिल भी रहा है। वही कांग्रेस जो है उसका जो आधार है वो खोता हुआ नजर आ रहा है। अब कहा जा रहा है जरूरत पड़ने पर कांग्रेस को गुपकार गठबंधन का समर्थन कर लेना चाहिए। देखिए, काफ़ी उनके चीन और पाकिस्तान की जो बयान आए थे गुपकार के, जो पीडीपी के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उसको लेकर बीजेपी ने ऐसा हमला बोला था कि कांग्रेस खुद को जो गुपचुप गठबंधन किया था गुपकार के साथ, वो कांग्रेस उसके साथ अलग हो गई। कांग्रेस की मुश्किल यही है, कांग्रेस जम्मू इलाके में जितनी भी लोकसभा सीट्स हैं, चाहे विधानसभा सीटें हैं, वहाँ पर कांग्रेस का अच्छा खासा वोट बैंक है। वहाँ पर वो बीजेपी को ठीक ठाक टक्कर दे लेती है, वहाँ से उनके कैंडिडेट जीतते भी हैं। लेकिन फिलहाल पिछले कुछ सालों में जब लीडरलेस, जब नेतृत्व विहीन जिसे कहा जा सकता है, अगर कहा जा सकता है कांग्रेस को, और दिशाहीन कहा जा सकता है कांग्रेस को, अगर जम्मू कश्मीर में इस तरह से चलते रहे, क्या लाइन लेनी है पार्टी को, ये तय नहीं हो पा रहा है, तो पार्टी के लिए फजीयत हो ही जाती है। क्योंकि ऐसा नहीं कि कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है, जम्मू इलाके में भी है और घाटी इलाके में भी है। लेकिन कांग्रेस की मुश्किल यही है कि उनको दिशा नहीं मिल रही है वहां के कार्यकर्ताओं को, वहां के वोटरों को, और बीजेपी ने इसी को भांपते हुए जम्मू के इलाके। रोक रही हूं, अनुराग के पास कोई अपडेट? अनुराग,
देखिए रिफत भी जो बात कर रहे थे और अभी अमिताभ सिन्हा भी जो बात कर रहे थे, कांग्रेस जो है इस पूरे 20 डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आंकड़े हम लगातार देख रहे हैं। 20 डिस्ट्रिक्ट में से जम्मू की अगर बात करें, जहां बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला होना चाहिए था, अगर आंकड़ों को और बैकग्राउंड देखें, वहां पर सिर्फ 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस सिमट करके रह गई है जहां वो बीजेपी को मुकाबला दे पा रही है। बाकी सब जगहों पर एक तरफा बिल्कुल मुकाबला था यहाँ पर। दूसरी तरफ अगर वैली की बात करें तो वहां पर जो गुपकार अलायंस है उसने पूरा का पूरा जो एरिया है उसको कवर कर लिया और कांग्रेस को 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट्स में ही थोड़ी बहुत स्पेस वहां पर मिल रही है। तो यानी 20 डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो एक नेशनल पार्टी होने के नाते कांग्रेस अब सिर्फ 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट में सिमट कर रह गई है जहां पर वो अपनी प्रेजेंस दिखा पा रहे हैं और जहां पर कि वो एक कंसिडरेबल वोट शेयर ले रहे हैं। वोट तो मिलता रहेगा, कांग्रेस के सिंबल पर कभी भी उम्मीदवार लड़ता रहेगा, लेकिन एक कंसिडरेबल वोट जहां वो फाइट में नजर आए। जबकि आप देखें कि नई पार्टी जो जेकेएपी नई पार्टी बनी है वो भी सीट लेते हुए नजर आ रही है कई जगहों पर, लेकिन कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी होते हुए भी 4थे या 5वें नंबर पर चली गई है। ठीक है, इस बीच हमारे साथ बीजेपी के नेता रणवीर पठानिया जुड़ चुके हैं। रणवीर जी, देखिए, एक अच्छी खबर तो ये है कि श्रीनगर में बीजेपी को पहली जीत मिल गई, उसके साथ साथ एक अच्छी खबर ये भी कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही। कितनी बड़ी उपलब्धि बीजेपी के लिहाज से? देखिए, सबसे पहले तो प्रजातंत्र की डेमोक्रेसी की जीत है जम्मू कश्मीर में, और जो एक दुष्प्रचार फैलाया गया कि धारा 370 के बाद ना को वोट डालने वाला मिलेगा ना को फॉर्म भरने वाला मिलेगा, सबसे पहले तो ऐसी ताकतों की डिफीट है। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि ये कहा गया कि पूरे देश के लिए, लेकिन खासकर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसे लोगों के लिए आज ये करारा तमाचा। जम्मू कश्मीर के लोगों ने विकास की राजनीति को चुना है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने धारा 370 जिसे जो 70 साल से भेदभाव करती थी जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर में रोजगार, विकास, या उसके साथ साथ हम अगर बात करें कि एक अकाउंटेबिलिटी, एक पारदर्शिता को एक ब्लॉक करती थी, इंसाफ और जस्टिस को रोकती थी, तो आज उस धारा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर का जनसाधारण खुल के भारतीय जनता पार्टी के साथ आया है। और हम उम्मीद करते हैं, अभी एक और फैक्टर है, मैं आपको बता दूं कि मौसम पिछले 10-15 दिनों से काफी नासाज है, जिस वजह से शायद पोलिंग रेट थोड़ा कम रहा है। तो आने वाले भविष्य में अगर चुनाव होते हैं तो हम पूरा एक, और साथ में फिर ये बैलेट वाला भी थोड़ा बात था, टाइम भी थोड़ा और था, 7 से लेकर 2 बजे तक। भविष्य में जो चुनाव होंगे इसमें वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का जन आधार भी इससे कहीं ज्यादा उभर के आने वाला है, ये हमारा मानना है। ठीक है, रहिए जरा साथ आप। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के लिए वोटों की गिनती सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त के बीच शुरू हुई है। प्रशासन के सामने जिला विकास परिषद चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार और मतदान कराने की चुनौती थी। सुरक्षा बल का बेहतर इस्तेमाल कर प्रशासन शांति से मतदान कराने में कामयाब रहा। अब जब वोटों की गिनती कराने की बारी आई तो इसके लिए भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए। जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती के लिए सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम है। देखिए न्यूज़ 18 के कैमरों की नजर। भारी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती, सभी मतगणना केंद्रों पर भारी सुरक्षा, पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात। जिला विकास परिषद चुनावों में वोटों की गिनती के लिए जम्मू से कश्मीर तक सुरक्षा के तगड़े इंतजाम दिखे। ऐसे इंतजाम की आतंकी क्या परिंदा भी पर न मार पाए, और इसका नमूना दिखा डोडा में, जहां मतगणना केंद्र के आसपास सुरक्षा बल के जवानों की निगाहें सतर्क दिखी। जब जवानों की चौकसी सख्त होगी तो जांच के लिए लाइनें लंबी होनी ही थी, और ऐसा ही हुआ। डोडा के मतगणना केंद्र के बाहर काउंटिंग में हिस्सा लेने वाले कर्मचारियों से लेकर सियासी दलों के नुमाइंदों को सख्त जांच से गुजरना पड़ा। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम और भीड़ की ऐसी ही तस्वीर अनंतनाग में भी दिखी, जहां किसी भी तरह की कोताही की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। सुरक्षा के ऐसे इंतजाम से वोटों की गिनती से जुड़े कर्मचारियों को भले ही जबरदस्त ठंड में देर तक लाइन में खड़ा रहना पड़ा, लेकिन इसे लेकर किसी को भी मलाल नहीं। गिनती है यहाँ पर, बड़ा खूबसूरत दिन है और बहुत खुश हैं, और भारत सरकार को इसकी मुबारकबाद देना चाहते हैं, जिन्होंने 17 साल के बाद रियासत जम्मू कश्मीर में एक नए दौर की शुरुआत की है। ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस खूबसूरत तरीके से, साफ शफाफ तरीके से, ईमानदाराना तरीके से इस वक्त तक जो इलेक्शन करवाया है उसके लिए उनको मुबारकबाद है, और ये हमारी रियासत के लिए सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा दिन है। बारामूला जैसे इलाके कई दशक से बेहद ही संवेदनशील माने जा रहे हैं। इसे देखते हुए यहाँ भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम
नजर आए। कोरोना के खतरे को देखते हुए हर किसी के शरीर का तापमान लिया गया। इसके बाद मेटल डिटेक्टर से गुजरकर किसी को भी अहाते में जाने की इजाजत मिली। कुछ इसी तरह उधमपुर में भी सुरक्षा की तैयारी नजर आई, जबकि पुंछ में मतगणना केंद्र से आगे जाने वाली सड़क के बीच पुलिस ने तारबंदी कर डाली ताकि उससे आगे जाने की इजाजत न हो और वहां से कोई गड़बड़ी करने वाला भाग न पाए। धारा 370 को सप्रेस करने के बाद, हटाए जाने के बाद ये पहले चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और यहां पर आप देख सकते हैं सुरक्षा के तगड़े इंतजामात हैं। जो भी व्यक्ति काउंटिंग सेंटर के अंदर आ रहा है उसकी पहले यहां पर जांच की जाती है, आईडी कार्ड चेक किया जाता है और उसके बाद उनको अंदर दाखिल होने दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि काउंटिंग सेंटर में कोई भी जो भी काउंटिंग एजेंट्स हैं या बाकी लोग हैं उनके मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है, तो उसके लिए भी खास इंतजाम यहां पर किया गया है। जम्मू से लेकर कश्मीर के तमाम मतगणना केंद्रों पर किसी को भी मोबाइल फोन लेकर अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। हर किसी को गेट पर ही अपना मोबाइल फोन जमा करना पड़ा। जम्मू में तो मतगणना केंद्र के अहाते में घुसने वाली अफसरों की गाड़ियों को भी जांच से गुजरना पड़ा। हम इस समय गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज के बाहर हैं, जहां पर मतदान केंद्र बनाया गया। आप देखें तो सुरक्षा के कड़े प्रबंध यहां पर किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। किसी भी व्यक्ति को बिना जांच के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और इस तरफ अगर आप देखें तो पूरी जांच के साथ ही जो गाड़ियां भीतर जा रही हैं या फिर जो लोग आ रहे हैं उनकी गहन जाँच की जा रही है, उसके बाद ही उनको वहाँ पर भेजा जा रहा है। वोटों की गिनती की तैयारी को ध्यान में रखकर पुलिस और प्रशासन ने मतगणना केंद्रों के आसपास लोगों की बेवजह आवाजाही पर पहले से ही रोक लगा दी थी। इसके बाद पुलिस ने रात में ही राज्य में चौकसी बढ़ा दी। इसका फायदा ये हुआ कि पुंछ में पुलिस और सुरक्षा बल ने एक गाड़ी में लाठी, डंडे और हॉकी स्टिक लेकर गड़बड़ी करने के मकसद से निकले कुछ लोगों को दबोच लिया। बताया गया कि इसके अलावा अधिकारियों ने एक दिन पहले एहतियातन के तौर पर कम से कम 20 नेताओं को हिरासत में ले लिया। इसमें पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के भी 3 वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं। पीडीपी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपने पार्टी नेताओं को हिरासत में ले जाने को गुंडा राज बताते हुए बीजेपी पर परिणामों के साथ छेड़छाड़ करने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। जल्दी से रिफत का रुख कर लेते हैं। रिफत, क्योंकि कुछ छुटपुट ऐसी घटनाएं भी सामने आई थी, सुरक्षा के लिहाज से वहां क्या इंतजाम किए गए, जरा जल्दी से तस्वीरें अगर दिखा पाए। देखिए, सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। मैं अगर यहाँ से भी आपको दिखाना चाहूँगा तो ये काउंटिंग सेंटर है और इसके इर्द गिर्द आपको हर तरफ से सीआरपीएफ और पुलिस यहाँ पे नजर आएगी। न सिर्फ बाहर बल्कि अंदर भी जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और जो गेट पे चेकिंग की जाती है, जिस तरीके से पावन कह रहे थे कि काउंटिंग सेंटर में दाखिल होने से पहले आइडेंटिटी चेक की जाती है, आइडेंटिटी कार्ड चेक किए जाते हैं। यहाँ से मैं आपको एक खबर और बताना चाहूँगा जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तुलेल जो बांडीपोरा का एरिया है, अभी हमें इनपुट्स मिल रही हैं कि वहाँ से भी बीजेपी का कैंडिडेट जो है वो लीड कर रहा है, उसके भी जीतने के चांसेस बताए जा रहे हैं। उसका नाम भी एजाज बताया जा रहा है। तो ये है अभी खबर, तो यानी कि पॉसिबिलिटी ये है कि दूसरी सीट शायद बीजेपी यहाँ से जीत जाए। पहली सीट जो है, जो खाता खुला है वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से खुला, बालहमा एरिया में। और अभी जिस तरीके से ट्रेंड्स आ रही हैं, 88 जो है गुपकार डिक्लेरेशन के जो कैंडिडेट्स हैं 88 सीट्स पे लीड कर रहे हैं। 4 हालांकि गुपकार डिक्लेरेशन के कैंडिडेट्स ने जीती हैं। 44 बीजेपी का नंबर अभी आ रहा है, 21 आईएनसी यानी कि कांग्रेस का 21 नंबर आ रहा है। और अपनी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी 7 दिखा रहा है। बाकी जो अदर्स हैं, जिस तरीके से अनुराग भी बता रहे थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट शायद अच्छा रोल निभा सकते हैं क्योंकि 50 उनका भी नंबर दिख रहा है, लीड +1। जल्दी से रिफत अपडेट था अनुराग से भी ले लेते हैं। अनुराग, देखिए, फिलहाल जो स्थिति दिख रही है वो नंबर्स अब कंसोलिडेट होने शुरू हो गए, जहां पर कि हमको रुझान मिल गए थे अभी भी। लेकिन अगर आप देखें तो 70 सीटें ऐसी हैं जहां से अभी भी रुझान नहीं मिल रहे हैं, जिसका मतलब ये कि या तो वहां पर काउंटिंग होने के बावजूद सेंसिटिव एरिया होने की वजह से वहां पर नंबर्स अभी शेयर नहीं किए जा रहे हैं, और एक साथ जब कंसोलिडेट हो जाएंगे नंबर्स तो रिजल्ट अनाउंस किए जाएंगे वहां पर।
कि इस वजह से इतना डिले हो रहा है। और कई जगह पर जो हम देख रहे हैं वहां पर बहुत कांटे की टक्कर भी नजर आ रही है। और खास तौर पर अगर जम्मू रीजन में देखें तो बीजेपी पूरी तरह से बढ़त बनाए हुए है। गुपकर अलायंस वैली के कई सारे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर पूरी तरह से बढ़त बनाए हुए, लेकिन जो बॉर्डर एरियाज है, जो जम्मू और जो श्रीनगर के बीच की बॉर्डर बेल्ट जिसको कह सकते हैं, बॉर्डर इस मायने में कि जम्मू को एक अलग रीजन के तौर पर देखा जाता है और कश्मीर वैली को एक अलग रीजन के तौर पर देखा जाता है। उनके बीच का जो इलाका है जहां पर मिक्स पॉपुलेशन है, वहां पर कांटे की टक्कर कई डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिल रही है, जिसमें कि चेयरमैन कैसे सेलेक्ट होगा वो खासी माथापच्ची उसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि बराबर सीटें 2-3 पार्टीज के बीच में बंटते हुए नजर आ रही है। तो वहां पर अलायंस की गुंजाइश है और इसीलिए शायद कांग्रेस ने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो हमको गुपकर अलायंस पार्टनर्स को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में कांग्रेस प्रभावित कर सकती है कि चेयरमैन कौन होगा उन डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आपको बार-बार ये इसलिए बता रहा हूं कि ये 20 जो चेयरमैन बनने वाले हैं, इनके पास बहुत ज्यादा पावर्स आने वाली है, क्योंकि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड अभी यही सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव होंगे और जो सरकार इनको बहुत पावर्स देने वाली है, लोगों का काम करवाने के इनके पास बहुत ज्यादा मौके होने वाले हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में चेयरमैन अपने बना लेती है। रणवीर जी, देखिए एक तरफ तो श्रीनगर में बीजेपी ने अपनी पहली जीत तो दर्ज करा ली है, लेकिन किस तरीके की प्लानिंग आपने की थी, जरा ये बताइएगा। रणवीर जी का रुख करें उससे पहले जरा अमिताभ जी से मैं एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगी। अमिताभ जी, देखिए बीजेपी जो है उसने पूरी रणनीति, बड़ी खबर इस बीच, बीजेपी एक और सीट जीती है। बांदीपुरा में बीजेपी को एक और जीत हासिल हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी एक और सीट जीती। जहां एक तरफ श्रीनगर में बीजेपी की पहली जीत हुई, बांदीपुरा में भी बीजेपी को जीत लगी है हाथ, बीजेपी के एजाज अहमद जीते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, बीजेपी एक और सीट जीती है, बड़ी खबर। रणवीर पठानिया जी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी से। रणवीर जी, बीजेपी की बड़ी जीत लगातार देखी जा रही है और खास तौर पर कश्मीर में, जहां पर 400 अगर कार्यक्रम है तो उसके आधे तो आप लोगों ने कश्मीर में तैयारी की थी जीत की, तो अभी खुश हैं आप? तो शायद रणवीर जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। रिफत हमारे साथ है। रिफत, क्या जानकारी? जैसे जिस तरीके से मैं आपको कह रहा था कि एजाज जो है, एजाज अहमद, बांडीपोरा से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। तुलिल जो एरिया है, काफ़ी दूर दराज इलाका है गुरेज का, वहाँ से एक और कैंडिडेट ने जीती है सीट, बीजेपी के कैंडिडेट ने। तो ये कहा जा सकता है कि फिलहाल कश्मीर घाटी से बीजेपी को 2 सीट्स मिली हैं। खाता खुला था श्रीनगर से और उसके बाद अब बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में भी एक और सीट मिली है। एक और सीट पे भी जो है बीजेपी लीड कर रही है कश्मीर घाटी में। अभी देखना होगा कि कुल मिला के ये जो लीड है कैसे रिजल्ट्स में तब्दील होगी। हालांकि अगर 3-4 सीट्स भी बीजेपी को मिलती हैं तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खबर हो सकती है और बीजेपी ये जरूर कहेगी कि उन्होंने कश्मीर घाटी में भी खाता खोला। हालांकि बहुत मेहनत की बीजेपी ने इस बार, सबसे ज्यादा अगर रैलीज किसी ने की वो बीजेपी ने की। और यहाँ गुपकार डिक्लेरेशन के जितने भी लीडर्स हैं, महबूबा मुफ्ती है, उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने इल्जाम लगाए कि उनके कैंडिडेट्स को रैलीज करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, जबकि बीजेपी के कैंडिडेट्स हर जगह जा पा रहे हैं, उनको सिक्योरिटी दी जा रही है। तो ऐसे में जितना भी एडी चोटी का जोर बीजेपी ने लगाया, तो अगर रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, विन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कहा जा सकता है कि जो उन्होंने मेहनत की तो कहीं ना कहीं उस मेहनत का वो नतीजा होगा। क्योंकि बीजेपी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा उनको सीट्स कश्मीर सूबे से मिले, लेकिन गुपकार डिक्लेरेशन की जो पार्टियां हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, उनकी कंसंट्रेशन हर हाल में ज्यादा रहेगी क्योंकि उनके ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स हैं। लेकिन गुपकार डिक्लेरेशन के लीडर्स के पास एक जवाब तो जरूर रहेगा बीजेपी के लिए कि आप कह रहे थे कि मुफ्ती खानदान खत्म हो गया, अब्दुल्ला खानदान खत्म हो गया, देखिए जी लोग आज भी हमारे साथ हैं। बीजेपी कहेगी कि विकास के लिए वोट दिया, गुपकार डिक्लेरेशन के लोग कहेंगे कि 35 और 370 के लिए वोट दिए गए। ठीक है, हमारे साथ गुलाम हसीन मीर इस वक्त अपनी पार्टी से जुड़ चुके हैं, उनकी पहली प्रतिक्रिया ले लेते हैं। गुलाम जी। आदाब जी। हेलो जी, आवाज आ रही है, बताइए, रखिए अपनी बात। हेलो, हाँ मैम, बताइए ना क्या बताना चाहेंगे आप, क्या सवाल क्या है आपका? गुलाम हसीन मीर जी, जो ये स्थिति अब, आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है, अगर आप ठीक है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो चलिए मैं एक बार फिर से ठीक कराने की कोशिश करूंगी ताकि तकनीकी तौर पे कोई दिक्कत नहीं आए।
जल्दी से अमिताभ जी से रुक कर लेती हूँ। अमिताभ जी का, अमिताभ जी, जिस तरीके से देखिए बीजेपी की रणनीति पर हम चर्चा कर रहे थे कि एक अच्छी रणनीति नगर निगम चुनाव में भी हम देख रहे हैं, चाहे वो हैदराबाद हो या फिर अभी हम जो डीडीसी का चुनाव जो 370 हटने के बाद पहली बार हुआ है। लेकिन जरा ये समझाइए कि क्या जो मुद्दे हैं वो जो नगर निगम में रहा करते थे, विकास का मुद्दा या जो लोकल मुद्दे होते थे, क्या वही मुद्दा लोगों के जहन में रहा होगा या वो मुद्दे कुछ बदले होंगे? क्या जिस तरीके से गठबंधन वहां पर जो बना, गुपकार गठबंधन जिसको कहे, उसने जो मुद्दे दिए या 370 हटने का जो मुद्दा है, ये क्या जहन में रहा होगा जब लोग पहुंचे होंगे मतदान करने? देखिए, गुपकार के मुद्दे तो एकदम बिल्कुल सीधे थे कि हमें 370 खत्म करना है। किसी नेता का बयान आया कि चीन से मदद मिल जाएगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमें तो भारत 370 वापस चाहिए, भारत के साथ कोई समझौता इस मामले में नहीं होगा। तो जाहिर तौर पर उनका एजेंडा क्लियर था। लेकिन एक चीज़ ये भी साफ है कि जो कश्मीर घाटी है, श्रीनगर वैली है, वहाँ पर इनका वोट बैंक पहले से आज़ादी के बाद से लगातार अब तक मजबूत रहा है और उनका एक फिक्स वोट बैंक हमेशा चलता रहा है, उनको वोट बैंक मिला। लेकिन सबसे अहम बात थी कि बीजेपी का 370 हटाना, 35 से हटाना, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों को ख़त्म करना, वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, बकरवाल से, उन सबको स्थानीय नौकरियों में रिजर्व आरक्षण देना, जो कि आरक्षण के से काफ़ी दूर थे सब पिछड़े होने के बाद भी। तो सरकारी नौकरियों में क्या का रिक्रूटमेंट ड्राइव होता है, उसको पिछले 1-1.5 साल से चलाना। तो सरकारी नौकरी, बिजली, सड़क, पानी, वहाँ जो ये तमाम जो बुनियादी चीज़ें हैं, वहाँ बाज़ारों का खुलना, वहाँ के सेब को एक्सपोर्ट करना, ये तमाम जो बुनियादी चीज़ें हैं, इन सबको बीजेपी मजबूत बनाने की बात करती रही और लोगों के बीच यही संदेश देती रही कि मोदी सरकार का जो काम है वो उसका फल आप तक मिलेगा। जिस विकास की आंधी से आप अछूते रहे हैं श्रीनगर की जनता, वो आप तक ज़रूर पहुँचेगी। और शायद यही कारण है कि अब एजाज हुसैन भी जीते हैं और दूसरे एजाज भी अब बांदीपुरा से जीत चुके हैं। तो अब खाता तो कम से कम खुलने लगा है वैली में, ये सबसे बड़ी बात है। और बीजेपी के नेताओं को ये संतोष भी हो रहा होगा क्योंकि शाहनवाज हुसैन जो पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता हैं, वो लगातार वहां बैठे हुए थे। इस बात से संतोष है कि घाटी में खाता खुल गया या प्लानिंग कुछ और थी, उतने तक पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए? क्या लग रहा है बीजेपी? हेलो हेलो रणवीर जी। जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी? आई एम एबल टू गेट यू। जी, अगर आप सवाल नहीं सुन पाए तो मैं फिर से दोहरा दूं? नहीं, मुझे आपका आवाज बिल्कुल साफ आ रहा है। जी, सवाल आप सुन पाए? जी, बताइए। आप रिपीट करेंगे अपना सवाल? जी ठीक है, मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। रणवीर जी, देखिए, खाता घाटी में खुल गया, क्या इसी बात से केवल बीजेपी खुश है या बीजेपी कुछ और भी चाह रही थी? क्या रणनीति बनाई थी और अंजाम जो दिख रहा है वो कहाँ सही दिख रहा है या इससे ऊपर तक सोचा था बीजेपी ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कश्मीर में, जितना जम्मू में उतना ही कश्मीर में अपना आधार बनाने के टारगेट से बड़ी मेहनत से काम कर रही है। नो डाउट ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक एनकरेजिंग खबर है, जिसे कहते हैं शॉट इन द आर्म हमारे लिए है कि हमारे 2 कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए हैं। हमारा मानना है इसके साथ कम से कम 8 से 10 सीट हम कश्मीर पे इस बार लेने वाले हैं और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे लोकसभा और विधानसभा में हम भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत पाए, हम इसकी पूरी कार्य व्यवस्था और इसकी पूरी एक अरेंजमेंट के लिए, इसकी पूरे मैनेजमेंट पे हम लोग बड़ी विगरसली काम करेंगे। बाकी ओवरऑल जम्मू कश्मीर में एक फील गुड फैक्टर है। धारा 370 एक ऐसा प्रावधान, एक ऐसा एक नारा, एक ऐसा एक खोखला हुआ जिसने आज तक जम्मू कश्मीर के लोगों को धर्म, जात और क्षेत्र और तबका के नाम पे आज तक डिवाइड किया है। आज जम्मू कश्मीर के लोग नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विकास चाहते हैं। आज जम्मू कश्मीर के लोग रोजगार चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग अपने टूरिज्म, अपने एजुकेशनल जो पोटेंशियल का प्रमोशन चाहते हैं। तो ये जो हम जो आज कश्मीर में भी जीत के आ रहे हैं, बिल्कुल एक मुस्लिम समुदाय के जिसे कहते हैं बहुसंख्यक, जिसमें एक कहा गया था कि शायद भाजपा का जाना नो एंट्री जोन बन जाएगा भाजपा के लिए कश्मीर। आज वो सारे वो शोषे, वो बहकावे जितने भी हैं, सारे धरे के धरे रह गए हैं। और आपकी बात ठीक है कि अब ठीक है, तो बिल्कुल देखिए, जम्मू कश्मीर में डीडीसी के जो नतीजे हैं वो अब धीरे धीरे सामने आने शुरू हो गए। उस पर पल पल की हमारी नजर बनी हुई है, पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे। इस बीच एक और बड़ी खबर वो भी आप तक पहुंचा दें। मुंबई में एक क्लब में पार्टी करते सुरेश रैना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्हें जमानत मिल गई, जिसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सुरेश रैना पर कोरोना के नियम तोड़कर पार्टी करने का आरोप है।
एक क्लब में छापे के दौरान कई लोग पकड़े गए थे, जिसमें सुरेश रैना भी थे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकार, गायक भी शामिल थे और जानकारी ये भी कि इस पार्टी में एक्टर ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान और सिंगर गुरु रंधावा भी मौजूद थे। पुलिस ने 34 लोगों पर कोरोना के नियमों का उल्लंघन कर पार्टी करने के मामले में कार्रवाई की, जिसमें पब के 7 कर्मचारी भी शामिल हैं। जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने देर रात 3 बजे एक क्लब में छापा मारा। इस दौरान वहां से कई लोग फरार होने में भी कामयाब रहे। खबर ये भी कि इस दौरान सिंगर बादशाह भी पीछे के दरवाजे से भाग निकले। विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। विवेक, अर्पिता, देखिए इस पूरे मामले में जो अपडेट सामने आ रहा है कि इस पूरे मामले में जब पुलिस ने रेड की थी तो उस समय सुरेश रैना उनके साथ साथ कई और सेलिब्रिटीज मौजूद थे। उन सुरेश रैना को आधिकारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन एपिडेमिक एक्ट 188 के तहत उन्हें तुरंत टेबल बेल पर रिहा कर दिया गया था। लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो जगह दिखाना चाहूंगा जहां पर मुंबई पुलिस ने आज तड़के 3 बजे छापेमारी की थी। ये मुंबई के सहार इलाके का ड्रैगन फ्लाई पब है, काफी पॉश और हाई प्रोफाइल पब है। यहीं पर ये लेट नाइट पार्टी हो रही थी और जहां पर मुंबई पुलिस ने छापा मारा था। और बीएमसी के नियमों के अनुसार मुंबई में जितने भी पब, बार और रेस्टोरेंट है वो रात के 11:30 तक खुले रह सकते हैं। 11:30 के बाद किसी भी हाल में उनको पब और बार को बंद करना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बीएमसी ने जो नियम बनाए थे उसके बावजूद भी ये पब सुबह तक 3 से 4 बजे तक कैसे खुला रहा, इसके मैनेजमेंट के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। लेकिन इसकी जानकारी मुंबई पुलिस को एक स्पेसिफिक जानकारी मिलती है कि ये पब में पार्टी हो रही है। 34 और काफी लोग इस पब में पार्टी कर रहे हैं। जब पुलिस ने छापेमारी की तो जो नाम, जो चेहरे सामने आ रहे थे उसके मुंबई पुलिस के भी होश उड़ गए थे, क्योंकि जो बड़ा चेहरा था वो था सुरेश रैना, भारतीय क्रिकेटर है। जो दूसरा बड़ा चेहरा था ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान और सिंगर गुरु रंधावा के साथ साथ जो बादशाह सिंगर थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन बताया जा रहा था कि जब ये छापेमारी की गई थी तो कुल 34 लोग यहाँ पे मौजूद थे। उन सब के खिलाफ मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की है, उन सब के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 34 में से 27 जो लोग थे वो ग्राहक थे और 7 जो है वो इस पब के स्टाफ थे। और यही वजह थी कि पुलिस ने जब छापेमारी की थी तो ये भी जांच की जा रही है कि उससे पहले पार्टी में और कौन कौन से लोग आए थे और कौन कौन लोग इस पार्टी में मौजूद थे। और जो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं पब के बाहर और पब के अंदर, उन सीसीटीवी कैमरे को भी मुंबई पुलिस जांच कर रही है और ये जांच करने की कोशिश कर रही है कि जब पुलिस की छापेमारी हुई थी उससे पहले पब में और कितने लोग मौजूद थे और क्या कोविड के जो नियम बनाए गए हैं उसको फॉलो किया जा रहा था या नहीं। आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से यूके में कोरोना वायरस के जो मामले लगातार बढ़ते आ रहे हैं, नया स्ट्रेन जो सामने आया है उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने कल ही ऐलान किया था कि नाइट कर्फ्यू मुंबई में लगा दिया जाएगा। साथ ही साथ जो 26 नगर पालिकाएं हैं वहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा कोरोना को रोकने के लिए। उससे ठीक एक दिन पहले मुंबई पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई होती है। मुंबई पुलिस एक छापेमारी करती है जहां पर सुबह 3 से 4 बजे तक पब चलते रहते हैं। तो अपने आप में ये सवाल खड़े हो रहा है कि आखिरकार बीएमसी और मुंबई पुलिस की कार्रवाई लोग क्यों नहीं मान रहे हैं। और अगर ये एक पब अगर खुला हुआ है तो मुंबई में कई ऐसे पब हैं और महाराष्ट्र में बड़े बड़े शहरों में, पुणे और नागपुर में कई ऐसे पब रेस्टोरेंट हैं। ठीक है विवेक, देखिए आप रहिए हमारे साथ, पल पल के अपडेट हम अब तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। पहनकर, फूल माला पहनकर, ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर निकल रहे हैं, हिमायती जोश से भरे हुए हैं। एक बार फिर से तो फिलहाल मुंबई में क्लब में पार्टी करते सुरेश रैना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्हें जमानत मिल गई है, जिसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। सुरेश रैना पर कोरोना के नियम तोड़कर पार्टी करने का आरोप है। एक क्लब में दरअसल बता दें आपको कल रात 3 बजे छापा मारा गया, जहां पर कई सेलिब्रिटी, बड़े चेहरे बॉलीवुड के, सिंगर और सुरेश रैना भी वहां पर मौजूद थे। कई लोग वहां पर पकड़े गए जिसमें सुरेश रैना का भी नाम है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकार और गायक भी शामिल थे। ये भी जानकारी कि सुजैन खान भी वहां पर मौजूद थी, गुरु रंधावा भी वहां पर मौजूद थे। 34 लोगों के खिलाफ यहां पर केस दर्ज हुआ है। उनको छोड़ा गया था, जो कस्टमर्स थे उनको अरेस्ट करके बेल आउट किया गया है। मैनेजमेंट के लोगों पे कार्रवाई चल रही है पुलिस स्टेशन में। बेसिकली ये इन व्यू ऑफ कोविड मुंबई पुलिस ने एक रात को जो एक्टिविटी चलती है उस पर कार्रवाई।
समय में पब, डिस्कोज, ये नाइट एस्टेब्लिशमेंट बंद करना चाहिए। कल तकरीबन 3 बजे अर्ली मॉर्निंग मिडनाइट के आसपास ये पब में कुछ 27 ग्राहक और 7 मैनेजमेंट के लोग, इनके ऊपर कार्रवाई हुई है 188, 188 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो कुल मिलाकर जो जानकारी यहाँ पर पुलिस के अधिकारी दे रहे हैं कि 27 लोग वहां पर ग्राहक के तौर पर मौजूद थे और 7 लोग वहां पर काम कर रहे थे जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई थी? देखिए, इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस का 700 रुपये कहना है कि जो लोग जो 34 लोग के खिलाफ मामला दर्ज किया गया उन सभी को ऑफिशियली गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एपेडमेंट एक्ट 188 के तहत उन्हें तुरंत सभी को टेबल बेल पर छोड़ दिया गया है। जो महिला आरोपी हैं उनकी जानकारी मुंबई पुलिस नहीं देना चाहती। उनका 700 रुपये कहना है कि महिलाओं का नाम वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जब ये पार्टी हो रही थी तो वहाँ पर ऋतिक रोशन की पत्नी सुजैन खान भी मौजूद थी। साथ ही साथ 2 बड़े सिंगर भी मौजूद थे, जिनमें से एक गुरु रांधवा है, उससे भी ऑफिशियली गिरफ्तार दिखाया गया था और बाद में उन्हें टेबल बेल पर छोड़ दिया गया। लेकिन अपने आप में ये सवाल खड़े होता है कि जब मुंबई पुलिस और बीएमसी दोनों मिलकर मुंबई में पिछले कुछ हफ्तों से लगातार छापेमारी कर रहे हैं बड़े पब और बार में, कि ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पब और बार है वो देर रात तक ना खुले हों, उसके बावजूद भी जो मेरे पीछे मैं अपने दर्शकों को फिर से दिखाना चाहूंगा कि मुंबई के शहर इलाके ड्रैगन फ्लाई नाम का ये पब है, काफी फेमस पब है मुंबई का और मुंबई के सवा इलाके में, और काफी बड़ा पब है। यहाँ पर कई दिनों से पार्टी चल रही थी और इसकी जानकारी मुंबई पुलिस को मिल चुकी थी कि लेट नाइट सुबह 3 से 4 बजे तक यहाँ पे पार्टियां होती हैं और पार्टी होने के बाद जो कोविड के जो नियम थे उसे बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसी की निशानदेही पर मुंबई पुलिस पूरी लाहौल लश्कर के साथ, पूरी टीम के साथ यहाँ पे पहुंचती है और तड़के सुबह 3 से 4 के बीच। ठीक है विवेक, रोक रही हूँ। अभिषेक भी हमारे साथ है, उनके पास भी कोई अपडेट है। अभिषेक, देखिए, फिलहाल प्रशासन ने शासन से बात करी है क्योंकि ये पूरा मामला कोविड से जुड़ा है, इसलिए इस पूरे मामले में बीएमसी कमिश्नर से बात हुई है। कमिश्नर के और सारे गाइडलाइन और सारी चीज़ों को देखने के बाद ही इस पूरे मामला दर्ज किया गया है और खासकर सभी को भले बेल पे रिलीज कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में अभी भी चीज़ें चल रही हैं। हमारे साथ महाराष्ट्र के मुंबई के गार्डियन मंत्री असलम शेख हैं। असलम से पूछते हैं कि असलम, जिस तरीके की आज कोविड को लेकर के जो रात में एक पार्टी चल रही थी सहार एयरपोर्ट के पास, वहां पर पुलिस ने भ्रष्ट किया है मामला और हालांकि सभी लोग रिलीज हो गए हैं, लेकिन कोरोना के समय इसे कैसे देखते हैं और कैसे एक्शन लेंगे, क्योंकि लगातार पैंडेमिक जैसी सिचुएशन मुंबई में बनी हुई है? देखिए, 5-10% इस तरीके की हरकत करने वाले होटलर हो गए या कमर्शियल के वजह से 90% लोगों को जो है नुकसान भुगतना पड़ता है और ये मेरे ख्याल से ठीक बात नहीं। इसी के लिए सरकार जो है बार बार चेतावनी भी देते आ रही है और इसीलिए मैंने आपके चैनल में 2 दिन पहले ही कहा था कि हम इस बार जो है मुंबई शहर के अंदर कोई रिलैक्सेशन जो है नाइट पार्टी के लिए या नाइट गैदरिंग के लिए नहीं देने वाले, चाहे वो एनक्लोज जगह पे हो चाहे ओपन जगह पे हो। और जहां पे भी इस तरीके की हरकत हुई उसके ऊपर जो कार्रवाई की गई है और आगे चल के देखेंगे कि इस तरीके के बार बार अगर कोई हरकत करता होगा तो परमानेंट उसका लाइसेंस कैंसिल करेंगे। लेकिन जिस तरीके से बाहर से लोग आकर के और इस तरीके की पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और कल ही सरकार अनाउंस करती है कि जिस 15 दिनों के लिए नाइट कर्फ्यू रहेगा और अब मुंबई में 11 बजे के बाद एक्टिविटी बंद कर दी जाएगी, क्योंकि कोरोना के साथ साथ जो यूके से एक नया वायरस आने का खतरा है वो भी काफी ज्यादा है। देखिए, ये चीज के बारे में सरकार ने चेतावनी दी, सरकार ने अपने डिपार्टमेंट को अलर्ट किया, हमने महानगर पालिका को अलर्ट किया, हमने पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया, जिसकी वजह से वहाँ पे रेड हुई। रेड होने के बाद में कार्रवाई हुई। अब और तेजी से करेंगे, जैसे जैसे दिन करीब आएंगे नए साल के तो लोग भी घर में बैठे बैठे थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो कोई बर्थडे सेलिब्रेशन करने जा रहा है, कुछ क्या करने जा रहा है, उसी के लिए एक सुविधा के तहत सरकार ने एक SOP दी है कि भाई इस तरीके से मनाइए। अगर बर्थडे भी मनाना है तो बड़ी जगह लीजिए, 50 लोगों को बुलाइए, शादी करना है तो 50 से 100 लोगों को बुलाइए, उतनी बड़ी जगह का प्रोविजन करिए। लेकिन अगर कोई नॉर्म्स को फ्लोट करता है, फ्लोट तो होंगे थोड़ी बहुत इस तरीके से, और ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी। सेलिब्रिटीज के लिए किस तरीके की चेतावनी सरकार की है, क्योंकि अमूमन क्या होता है, सेलिब्रिटीज अगर है तो कई बार एग्जम्पशन मिल जाता है, कई बार तो क्या सरकार भी एग्जम्पशन देने की तैयारी में है कि सेलिब्रिटीज के ऊपर भी कॉमन मैन की तरह कार्रवाई होगी? जो सर्वसाधारण आदमी है या सेलिब्रिटी है, एक ही कार्रवाई होगी।
और इसमें सेलिब्रिटी की गलती है ऐसा बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो होटल अगर खुला नहीं ठीक है होता। अभिषेक, जरा रहिए उसका आप अगर साथ। टाइम और पे- देखिए यहाँ पर जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें सुजैन खान का नाम सामने आ रहा है, उसी के साथ साथ गुरु रंधावा, दो ऐसे सिंगर का भी नाम सामने आ रहा है कि गुरु रंधावा भी उस पार्टी में मौजूद थे, और बादशाह के बारे में भी जानकारी मिल रही है कि वो भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन जैसे ही पुलिस छापा मारने के लिए अंदर पहुंची, बादशाह वहां से पीछे गेट से भाग गए।